Okay. So today we will discuss the section E of exercise 1, है ना, and first 20 problems of exercise 2. Have you completed all the problems? हाँ, ठीक. Section E exercise 1, fourth and fifth. है ना. In fourth question again you can see I have already given you the idea कि whenever there are two reactants, you can see there are two reactants, है ना, phosphorus and oxygen. Both are completely reacting because the given information is leaving no P4 and O2. ना तो P4 बच रहा है बेटा, ना ही आपका O2 बच रहा है. और प्रोडक्ट भी कितने बन रहे हैं? दो, P4O6 और P4O10. तो अगर आपको याद हो तो, है ना, E3 क्वेश्चन हो गया आपका. E3 और E4 में कोई डिफरेंस नहीं बेटा, दोनों सेम है ना. E3 में भी यही हो रहा है. मैं थर्ड को भी डिस्कस कर दे रहा हूँ. I2 और Cl2 कंबाइन कर रहे हैं. इफ यू रिमेम्बर ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं क्लास में, याद है ना. I2 प्लस 2Cl2 गिव्स ICl प्लस ICl3 कर चुके हैं. तब हमने इसको करा था किससे? मोल कॉन्सेप्ट से. अब आप चाहो तो इसे किससे कर सकते हो? POAC. देयर आर टू रिएक्टेंट्स, दोनों कंप्लीटली कंज्यूम हो जा रहे हैं, वो मोर देन वन प्रोडक्ट बन रहे हैं, है ना. ऐसा एक सेम क्वेश्चन मैंने C प्लस O2 वाला कराया था, आपको याद हो तो. क्या क्या बन रहा था? CO प्लस CO2. दो रिएक्टेंट है, कंप्लीटली कंज्यूम हो गए, दो प्रोडक्ट बन गए, ठीक है ना. अब E4 जो क्वेश्चन है आपका, दैट इज ऑल्सो सेम. दो रिएक्टेंट है, P4 प्लस क्या आपका O2. बोथ आर कंप्लीटली रिएक्टिंग एंड फॉर्मिंग टू प्रोडक्ट्स, P4O6 एंड P4O10, ठीक है ना. तो मोर देन वन प्रोडक्ट जब भी हो और दो रिएक्टेंट हो जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जा रहे हैं, तो देयर इज नो नीड टू सॉल्व दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम बाय मोल कॉन्सेप्ट. आप इस तरह की प्रॉब्लम को सीधे किससे कर दो? POAC, है ना. आपको इन दोनों का क्या निकालना है? वेट निकालना है, ठीक है ना. आप मान लीजिए इसका वेट है W1 ग्राम, इसका वेट है कितना? W2 ग्राम, ठीक है ना. अब इसका मोलर मास कितना है हमारा P4O6 का? व्हाट इज द मोलर मास ऑफ P4O6? है ना, 124 प्लस 96 कितना हो गया? 220. सही है, ठीक है ना. और उधर P4O10 में बस 64 और जोड़ दो तो 284. ये क्या है? इनके मोलर मास. अब बस आप पहले POAC लगा दो किसके ऊपर? ऑन फॉस्फोरस. अगर फॉस्फोरस के ऊपर मैं POAC लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू number of moles of P4 will be equals to 4 into number of moles of P4O6 plus 4 into number of moles of P4O10. ठीक है. अब लगा दो बेटा बस. 4 into फॉस्फोरस के कितने बोले गए आपसे? 31 ग्राम. तो 31 अपॉन 124 इसका मोलर मास, दैट विल बी इक्वल्स टू 4 into W1 अपॉन 220 प्लस 4 इंटू W2 अपॉन, दो अननोन है तो मुझे कितनी इक्वेशन चाहिए? दो इक्वेशन, ठीक है ना. अब इसी तरह से आप लगा दो POAC ऑन किसके ऊपर, है ना. यहाँ से तो ये सब आपका कैंसिल हो जाएगा बेटा. एक इक्वेशन ये हो गई. अब ऑक्सीजन के ऊपर लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल्स टू व्हाट? 6 into number of moles of P4O6 plus 10 into number of moles of P4O10. तो अब 2 into ऑक्सीजन के मोल्स कितने? 32 अपॉन 32 will be equal to 6 into W1 अपॉन 220 plus 10 into W2 अपॉन 284. बस 2 अननोन एंड 2 इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा आराम से, है ना. तो POAC के ऊपर काफी बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम्स आपकी बन सकती हैं.
पढ़ाई कर रहा है घर पे ढंग से? ठीक है। देखो अब 5वां क्वेश्चन क्या बेटा, चांदी का सिक्का एक आपको है ना बाजार से खरीदा होगा, देखा तो होगा चांदी का सिक्का है ना। नॉर्मली होता है कि बेटा चांदी का सिक्का 100% प्योर नहीं होता, गोल्ड ही है जैसे आपको पता होगा है ना कि गोल्ड कभी भी 100% प्योर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है ना, खूब ज्यादा सॉफ्ट होता। अगर ये जैसे गोल्ड की रिंग है मेरे पास, अब इसे वेल्ड करना होगा तो इसमें कोई ना कोई दूसरी मेटल क्या करनी पड़ेगी, मिलानी पड़ेगी। गोल्ड को कभी आप मेल्ट वगैरह नहीं कर सकते, मोल्ड या वेल्डिंग वगैरह नहीं कर सकते। वैसे ही आपका चांदी के सिक्के भी होते हैं ना, उसमें 100% चांदी कभी भी नहीं होती। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये सब जो केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो बेसिकली वो रियल लाइफ से आप उन्हें लिंक कर सकते हो कि आपके पास एक चांदी का सिक्का आप बाजार से खरीद के आ गए। अब आपको पता करना है कि आखिर उस चांदी के सिक्के में चांदी कितनी है, ठीक है ना, क्योंकि दुकानदार ने तो आपसे 10 ग्राम का सिक्का अगर 700 रुपए में बेचा तो उसने तो पूरे चांदी के पैसे लिए, बट उसमें चांदी 100% है कि नहीं ये मुझे पता करना है। तो हमने क्या करा, एक AG कॉइन को लिया, उसको डिसॉल्व कर दिया किसके अंदर, HNO3, फिर हमने NaCl डाला। सिल्वर का ये सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है बेटा, है ना। डिसॉल्व इन AgNO3 का मतलब क्या है, अब इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जितनी भी रिएक्शन आप यहाँ पर कर रहे हो ये सब इनऑर्गेनिक की रिएक्शन है, जिनका आपको रफ आइडिया यहाँ से मिलता जाना चाहिए। AG के कॉइन को जब आपने HNO3 के अंदर डिसॉल्व करा है ना, अभी मुझे रिएक्शन से कोई मतलब नहीं है बट मैं आपको समझाने के लिए बताते चल रहा हूँ। तो ये सबसे पहले कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, AgNO3, और AgNO3 के अंदर जैसे ही आपने NaCl डाला तुरंत क्या हो जाएगा आपका AgCl। तो ये सिल्वर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है। कहीं पर भी आपके पास Ag+ आयन हो, अगर वो क्लोराइड उसके साथ मिल जाता है तो ध्यान रखना आपको AgCl का व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिल जाता है ना। क्या होता है आपको, AgCl का व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिल जाता है। तो ये क्वेश्चन में वही है बेटा कि 21.6 ग्राम सिल्वर कॉइन के थे जिसको HNO3 में डाला। तो मैंने उस रिएक्शन को जिसकी जरूरत भले नहीं है समझाने के लिए बता दिया है कि पहले AgNO3 में बदला वो, फिर NaCl डाला। ऑल सिल्वर इज प्रेसिपिटेटेड एज AgCl। प्रेसिपिटेट देखा होगा ना आपने, जो नीचे कंटेनर में बॉटम में जमा हो जाता है उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। गैस तो क्या होती है, ऊपर भाग जाती, प्रेसिपिटेट नीचे का एरो डलता है, ठीक है ना, और व्हाइट कलर का है, ये याद भी रखना। अब आपको बोला है कि वेट ऑफ AgCl जो है वो इतना है, तो बताओ परसेंटेज ऑफ सिल्वर इन कॉइन कितना है, ठीक है ना। अगर AgCl का वेट मुझे दिया गया है, अब इसमें POS कुछ नहीं बेटा, नॉर्मल ही है, बाकी करने को कर सकते हो। तो 143.5 इसके क्या आ जाएंगे बेटा, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, 0.1। अगर इसके 0.1 मोल है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर भी कितने होंगे बेटा, 0.1, 1:1 के रेशियो में। तो व्हाट विल बी द वेट ऑफ सिल्वर, 0.1 इंटू 108 मतलब 10.8। तो आपसे परसेंट ऑफ किसका चाहिए, Ag, तो दैट विल बी 10.8 अपॉन 21.6 इंटू 100 मतलब एग्जैक्टली कितना परसेंट हो जाएगा हमारा, 50%, ठीक है ना। तो बस एक लाइन में हो जाएगा। ये तो वही हो गया बेटा, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का क्या कॉन्सेप्ट बताया था मैंने आपको। तुम कह रहे हो कि मैं पढ़ रहा हूँ घर जाके, फिर कैसे भूल गए हैं? हाँ, तो उससे तुम्हें क्या लेना देना है, ठीक है। हाँ यार बेटा, तुमको मैंने पहले भी क्लास में बताया था कि मैंने क्वेश्चन इंसुलिन वाला करवाया था। अगर तुम्हें इंसुलिन का फॉर्मूला पता हो तो फिर मोलर मास तुम पता नहीं कर सकते हो, तो फिर ये क्वेश्चन का क्या जरूरत रहेगी। समझाया था कि नहीं मैंने तुम्हें इस क्वेश्चन को इसी तरीके से कि अगर मुझे इंसुलिन का फॉर्मूला ही मैं दे दूं आपको तो फिर मोलर मास में पूछूंगा क्यों, फिर तो हर किसी को भी दे दूं मैं दुनिया में, 9वीं के बच्चे को भी दे दूं तो वो कैलकुलेट कर लेगा। मुझे फॉर्मूला नहीं पता है तभी तो मुझे इस क्वेश्चन की हेल्प से करना है उसका मोलर मास। और सीधा सीधा कॉन्सेप्ट क्या था, परसेंट एक तरफ रख दो, मिनिमम है तो सोडियम का क्या होगा, 1 एटम अपॉन m इंटू 100। ठीक है, और बोलो। 8 में अब एटम पूछ लिए बेटा, है ना। 7 से क्या होगा तुम्हें क्या पता पड़ गया उसका मोलर मास। अब जैसे 8 में बोला है कि 12.8% नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की जगह तो 12.8 रख दो,
ऊपर W अननोन, नाइट्रोजन का वेट अब पता नहीं है। अब मोलर मास जो आपने ऊपर से कैलकुलेट कर लिया है कितना 2300/7 इंटू 100, ये 2 जीरो तो आपके कैंसिल हो गए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका वेट ऑफ नाइट्रोजन 12.8 इंटू 23/7, ये किसका वेट हो गया नाइट्रोजन का। और अब इसको डिवाइड कर दो किससे आप 14 से। सल्फर का, हाँ सल्फर तो अलग है ना, अभी पहले नाइट्रोजन के एटम तो निकालो। तो नाइट्रोजन के एटम के लिए अगर आप इसको 14 से डिवाइड कर दोगे तो वो नाइट्रोजन के एटम हो जाएंगे, और फिर सल्फर के लिए भी सेम करोगे, बस परसेंट क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। टेंथ वाला है ना, देखो 10th वाले क्वेश्चन को अगर आप सब्जेक्टिव अप्रोच से जाओगे तो खूब बड़ा है ना, खूब बड़ा है, ठीक है ना। 1 मोल ऑफ मिक्सचर ऑफ N2 NO2 एंड N2O4, 3 चीजें हैं आपके पास, N2 NO2 और N2O4। इसका मोलर मास तो है कितना मेरा 28, इसका मोलर मास है 46, इसका मोलर मास है कितना आपका 92, ठीक है ना। तो हमें पता है कि मीन मोलर मास जो होता है वो हमेशा लोएस्ट और हाईएस्ट के बीच में आना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि आपको मीन मोलर मास कितना दिया गया है 55.4, है ना। अब 1 मोल ऑफ मिक्सचर है, ठीक है ना। ऑन हीटिंग क्या तरीका था बेटा हमारा कि आप मान लोगे कि इसके मोल्स कितने हैं आपके पास x, इसके y, तो इसके कितने हो जाएंगे 1 - x - y, क्योंकि टोटल मोल्स कितने हैं मेरे पास 1। अब मीन मोलर मास का क्या फॉर्मूला था, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स, ठीक है ना। टोटल मोल्स तो 1 ही रहेंगे, तीनों को अगर सम करोगे। टोटल मास के लिए क्या करोगे 28 को किससे मल्टीप्लाई करो x से, 46 को y से, 92 को, ठीक है पहली इक्वेशन। फिर दूसरी के लिए क्या करोगे कि ऑन हीटिंग टू ए टेम्परेचर एट विच ऑल द N2O4 में बी प्रिज्यूम टू बी डिसोसिएटेड। अब N2O4 जो है वो डिसोसिएट हो गया किसमें आपका 2NO2, ठीक है। अब इसके कितने मोल्स थे तुम्हारे पास 1 - x - y, ये डिसोसिएट हो गया, तो NO2 के कितने मोल्स हो जाएंगे 2 × 1 - x। एक मिनट, हाँ पहले इस रिएक्शन की बात कर रहा हूं ना। अब इस रिएक्शन में क्या हो गया, ये खत्म हो गया, ये बन गया, तो इसके कितने मोल्स बन गए 2 × 1 - x - y, और ऑलरेडी कितने मोल्स थे y, तो टोटल मोल्स कितने हो गए +y, ठीक है ना। अब आपके पास केवल क्या क्या बचा सैंपल में, एक तो N2 और एक ये NO2। फिर से अब बोला है कि मीन मोलर मास कितना हो गया है 39.6, तो अब क्या करोगे आप 28 × x प्लस 46 × दिस अपॉन टोटल मोल्स के लिए ये दोनों जोड़ दोगे, दैट विल बी इक्वल टू करोगे किसके 39.6, 2 अननोन और क्या हो जाएंगे आपके 2 इक्वेशन। बट आप खुद सोचो कि अगर एग्जाम में आ जाता है और आप इतना लंबा करने बैठ गए तो आपके पास तबाही मच जाएगी बेटा ना, क्योंकि ये अभी इक्वेशन बना के सब कुछ करना 10 मिनट लग जाएंगे। जब मीन मोलर मास है बेटा, है ना, देखो मैंने जब जेई दी थी तब डिफिकल्ट था जेई, क्यों, पेपर भी टफ होता था और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब आपके पास ऑब्जेक्टिव है, नीचे 4 आंसर लिखे हुए। अब मुझे पता है कि ये जो नीचे दिया गया है मोल रेशियो ही बोला है ना, मैं किसी एक ऑप्शन को चेक कर लूं, जैसे फर्स्ट ऑप्शन को ही चेक करूं, 0.5 मोल्स किसके बेटा नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन के 0.5 मोल्स मतलब कितना मास हो गया 14, ठीक है ना। NO2 के 0.1 मोल मतलब N2 के 0.4 मोल्स का मतलब, है ना। सबसे पहली चीज तो क्या चेक करूंगा कि तीनों का सम 1 के बराबर होना चाहिए, तो आप सब में देख लो सबका सम 1 के बराबर, ठीक है ना। दूसरी चीज भैया अगर मोल्स पता है तो मास से मल्टीप्लाई कर दूं। अब जैसे इसको 0.4 से करूं तो 0.4 से करते 8, 36.8, ठीक है ना। अगर इन तीनों का सम 55.4 हो गया तो यही मेरा क्या होगा आंसर, और हो भी रहा है। 6 + 8 14 का 4, कैरी ऑन 1, 1 + 1 2 + 4 6, नहीं क्या करा मैंने, सही करा ना, हाँ हाँ 4 + 4 8 + 6 14 प्लस कैरी ऑन 1 का हो गया 15, और कैरी ऑन फिर से 1, तो 1 + 3 4 + 1 5। तो इससे देख लो आपकी प्रॉब्लम क्या होगी, मात्र 1 मिनट में क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। ज्यादा क्या होगा बेटा, फर्स्ट ऑप्शन मैच नहीं करेगा, तो फर्स्ट नहीं करेगा तो मुझे किस ऑप्शन में जाना पड़ेगा, सेकंड में, सेकंड नहीं करेगा तो थर्ड, तब भी मेरा टाइम इस अप्रोच से तो क्या होगा
काफी कुछ बचेगा, है ना। हाँ, अगर 1 2 3 मैच नहीं करे तो 4 तो होगा ही होगा, तो तब भी खूब टाइम बचेगा आपका। तो इस तरह की टेक्निक्स आपको एग्जाम के लिए सीखनी है, ठीक है। और 13th होना है ना, 13th भी अच्छे। देखो इसमें जो अच्छे क्वेश्चन हैं आपके, क्योंकि एक्सरसाइज 2 तो वैसे पूरी अच्छी है, बट जो आपको रिवीजन के टाइम पर है ना, 4th क्वेश्चन अच्छा है, 5th अच्छा है, 7 8 9 10 अच्छा क्वेश्चन है ना, 12th अच्छा क्वेश्चन है, 13 जो आप पूछ रहे हो वो अच्छा है। तो ये सब अच्छे क्वेश्चन पे टिक लगा के रखना आपने, ताकि रिवीजन में, है ना, अगले वीक से टेस्ट चालू होंगे, इस वीक क्विज होगी तुम्हारी, तो अब ये अच्छे क्वेश्चन वापस रिपीट, सैटरडे को ही क्विज हो जाएगी। 2 क्लास है ना सैटरडे को, तो तीसरी क्लास में क्विज होगी शायद, आज बता दिया जाएगा, ठीक है ना। अब ये भी देखो अच्छा क्वेश्चन है, व्हेन x ग्राम ऑफ कार्बन आर हीटेड विद y ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इन ए क्लोज वेसल, नो सॉलिड रेसिड्यू इज लेफ्ट भी, है ना। अब सॉलिड रेसिड्यू क्या होता है मेरा, नो सॉलिड रेसिड्यू इज लेफ्ट। पहली बात तो लेफ्ट का मतलब क्या है, बचना, ठीक है ना। बचेगा कौन, जो लोगे वही बच सकता है ना, जो बनेगा उसे तो ना लेफ्ट बोलता जाता, ठीक है ना। तो अब लिया क्या क्या है आपने तो इसमें सॉलिड कौन है, कार्बन है, इसका मतलब कार्बन क्या हो गया तुम्हारा, खत्म हो गया, ये मीनिंग है क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो आप बोल रहे हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो अब हो क्या सकता है बेटा, 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन की हो सकता है कार्बन ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बनाते, CO। दूसरा ऑप्शन है कि कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बना दे, CO2। तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, आपको दोनों के रिस्पेक्ट में चेक करना है, ठीक है ना। फर्स्ट को चेक करूं, अगर x ग्राम कार्बन है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे, x/12। अगर इसके x/12 मोल है तो ऑक्सीजन के x/24, हाफ मोल हो गए, ठीक है ना। ये मोल से बेटा इनटू क्या कर दूं 32, ये क्या हो गया, मास, ठीक है ना। ये कौन सा मास है, जब दोनों क्या हो जाएंगे, लिमिटिंग रिएक्शन, ये भी खत्म हो जाएगा और ये भी। बट वो बोल रहा है कि खत्म केवल किसे होना है, कार्बन को। दैट मीन इस ये जो मास है बेटा, ये तो लिमिटिंग रिएजेंट वाला मास है, ठीक है ना। आपके पास तो ऑक्सीजन कितने ग्राम था, Y, तो Y बड़ा होना चाहिए कि ये बड़ा होना चाहिए। आपके पास ऑक्सीजन के कितने ग्राम है, 22 ग्राम, ठीक है ना। वो तो अभी भूल जाओ, वो तो अलग से है। ये मैंने वो मास निकाला है ऑक्सीजन को जो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, कार्बन के साथ, है ना, एग्जैक्ट x ग्राम से जो रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर इतना मास ले लूंगा मैं ऑक्सीजन का, तो दोनों क्या हो जाएंगे मेरे लिए, लिमिटिंग रिएजेंट। बट वो बोल रहा है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, कार्बन है, ऑक्सीजन नहीं है। तो ऑक्सीजन का जो मास लेना पड़ेगा वो इससे ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। मतलब Y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इससे ज्यादा। तो ये तो 4 हो गया बेटा, ये 3 हो गया। तो Y शुड बी ग्रेटर देन 4/3 इंटू एक्स। आपसे आप देख लो रेशियो किसका पूछा गया है, Y/X का। तो इसका मतलब Y/X शुड बी ग्रेटर देन 4/3, मतलब 1.33। अगर पूरा का पूरा कार्बन CO में बदले। अब पॉसिबिलिटी ये भी है कि पूरा का पूरा कार्बन किस में बदले, CO2। तब भी चेक करो, अगर इसके x/12 ग्राम है तो इसके कितने होंगे, 12, क्योंकि 1:1 के रेशियो में। मल्टीप्लाइड 8 बाय क्या कर दूं ना, 32। तो ये 8 हो गया और ये कितना, 3, ठीक है। अभी भी अगर कार्बन को खत्म होना है तो Y की वैल्यू अब किससे ज्यादा होना चाहिए, 8/3 इंटू एक्स, मतलब Y/X शुड बी ग्रेटर देन 8/3, विच इज कितना बेटा, 2.6 है, ठीक है ना। मेरी कंडीशन है कि मुझे केवल किसे खत्म करना है, कार्बन को खत्म करना है। अगर कार्बन फर्स्ट रिएक्शन में खत्म हो गया बेटा, इससे ज्यादा हो गया Y/X का रेशो, तो इसका मतलब कार्बन तो क्या हो गया, खत्म हो गया। इससे ज्यादा होते ही खत्म हो गया, तो फिर इसका मुझे कोई भी जरूरत नहीं है। दैट मीन मैं क्या बोलूंगा कि Y/X की जो वैल्यू होनी चाहिए मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके, 1.6। तो ये लॉजिक है इस क्वेश्चन में। 16 है ना, 16 ये सब आज की क्लास में हो जाएंगे, 16, 18 है ना, और कोई 19 में भी वो ये परसेंट वाला फॉर्मूला बस आप अपना लगा दो कि आपको परसेंट दे दिया है सब्सटेंस का, नहीं परसेंट, हाँ परसेंट दे दिया है कितना, 69.98।
अब परसेंट जब भी आए, मैंने बार बार बोला एक ही फॉर्मूला है, परसेंट इक्वल टू ऊपर वेट के लिए आपको बोल दिया है कि कार्बन के कितने एटम्स है 21, तो 21 इंटू 12, नीचे उसका मोलर मास इंटू 100। और कोई है ना, ये हाँ वेट परसेंट है, ये भी आज की क्लास में आएगा, ठीक है। मोलरिटी का हमने लास्ट क्लास में फॉर्मूला डिराइव करा था ना। अब एक क्वेश्चन लिख लो हमारा कि 30 ग्राम ऑफ यूरिया 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व्ड इन sufficient water. 30 gram of urea is dissolved in sufficient water to produce 200 ml of solution. To produce 200 ml of solution, है ना। आपसे कह रहा है कैलकुलेट, है ना। फर्स्ट पार्ट है परसेंट W by V, सेकेंड मोलरिटी। दो पार्ट पूछ रहा, पहला परसेंट W by V, सेकेंड इज योर मोलरिटी। ना फर्स्ट पार्ट आपसे मैंने परसेंट W by V पूछा था, तो उसके लिए बस ऊपर वेट रखना है आपको 30, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 सॉरी 200 अब इंटू 100, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो 15%। सेकेंड अब आपसे मैंने मोलरिटी पूछी है, तो उसका भी कल हमने फॉर्मूला लिख लिया था 1000 इंटू W अपॉन, है ना, वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम जो कल हमने फॉर्मूला डिराइव करा था, दैट वॉल्यूम शुड बी इन ml, तो आपको ml में रखना है अपना, और इनटू साथ में मोलर मास m1। तो जो फॉर्मूला था 1000 इंटू W by V इंटू m1, अगर आप इससे करते हो तो ये 5, ये हाफ, ठीक है ना। 5/2 मतलब आपका ये हो जाएगा 2.5। और आगे से अब हम लोग इसे, है ना, इसकी यूनिट आपसे पूछ सकता है कि मोलरिटी की यूनिट क्या होती है, तो मोलरिटी की यूनिट होगी हमेशा मोल पर लीटर, दिस इज द यूनिट। और सिंबल क्या होता है, तो मैंने कल भी बता दिया था कि इसका सिंबल होता है कैपिटल M, जिसे प्रोनाउंस करने के लिए मोलर बोला जाता है, MOLAR। तो अब अगर मैं कभी भी आपसे किसी क्वेश्चन में बोल रहा हूँ 5 मोलर, तो आपको पूरा MOLAR लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप केवल उसको 5 कैपिटल M लिख दोगे तो वही मीनिंग है। बाकी आपका ध्यान रहे या न रहे वो अलग बात है, क्योंकि बच्चों को बता दिया जाता है, बाकी वो हमेशा पूरा मोलर ही लिखता है। केवल आप कैपिटल M लिख के अपना काम चला सकते हो, ठीक है ना। अब अगर आप इन दोनों में लिंक करो, देखो, है ना, तो आप डायरेक्टली ओरली इससे भी निकाल सकते थे परसेंट W by V। मतलब मैंने आपको पहले भी बोला था कि परसेंट W by V क्या बताता है मुझे, ये बताता है कि 100 ml के अंदर कितने ग्राम है, 15 ग्राम। अगर 100 ml में 15 ग्राम है तो 1000 ml में कितने ग्राम होंगे, 150 ग्राम, ठीक है ना। 1000 ml का मतलब क्या हो गया, 1 लीटर, और 150 ग्राम का मतलब कितना हो गया, 150 अपॉन 60 मतलब 2.5, ठीक है ना। मोल्स कर लिए ना मैंने, तो 150 को मैंने 60 से डिवाइड कर दिया, जो मोलर मास है, तो ये 2.5 क्या हो गए इसके मोल्स। तो इससे मुझे क्या पता पड़ गया कि 1 लीटर के अंदर कितने मोल्स है, 2.5, और 1 लीटर के अंदर जितने भी मोल्स होते हैं वही मेरे सॉल्यूशन की क्या होती है, मोलरिटी। तो ये भी आंसर वही दे रहा है, ये भी आंसर वही दे रहा है, ठीक है ना। तो आप अगर ओरली भी करते हो तो भी वही आंसर आएंगे। इनफैक्ट आप चाहो तो एक फॉर्मूला बन जाता है मोलरिटी का परसेंट W by V से। हमने कुछ क्या करा, जो परसेंट W by V की वैल्यू थी 15, उसको किससे गुणा करा था, 10 से, ठीक है, और फिर डिवाइड किससे कर दिया, बस मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से, बस। तो आप चाहो तो इन दोनों को लिंक करता हुआ फॉर्मूला, क्योंकि स्कूल एग्जाम वगैरह में पूछ लेते हैं ऐसे छोटे छोटे फॉर्मूले।
मोलरिटी का परसेंट W/V के साथ क्या रिलेशन है। तो दिस इज अवर फॉर्मूला। अब आपको कोई एक चीज पता हो तो आप दूसरी चीज आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। अब जैसे अगला क्वेश्चन दे रहा है, स्कूल एग्जाम लायक 1 नंबर का, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 5 मोलर aqueous solution of glucose। What is the meaning of 5 molar aqueous solution of glucose। स्कूल के क्वेश्चन छोटे छोटे 1-1 नंबर के ऐसे आते हैं कि 5 मोलर aqueous solution ग्लूकोज का मीनिंग क्या है। Sir, it means that 5 moles of glucose are present in 100 ml of 100 नहीं 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बस तो ये मीनिंग लिखना हमारा कि इट मीन्स दैट 5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज, इट मीन्स दैट 5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब अगर मैं आपको मोलर दे दूं, क्वेश्चन में कभी कभी केवल मोलर लिखा हुआ मिलेगा। मोलर मतलब कैपिटल M, या एक वर्ड आपको मिलेगा सेमी मोलर। सेमी मोलर का मतलब है M/2। एक वर्ड आपको मिल सकता है पेंटीमोलर, इट इज M/5। एक वर्ड आपको मिल सकता है डेसीमोलर, जिसका मतलब है M/10। तो ये 4 कॉमन वर्ड्स खूब ज्यादा यूज होंगे। मोलर आता है, इसका मतलब 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। सेमी मोलर का मतलब हो जाएगा हाफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। पेंटीमोलर का मतलब हो जाएगा 1/5 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और डेसीमोलर का मतलब हो जाएगा 1/10 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो कभी भी अब आपको ये वर्ड्स दिखाई दे, इसका मतलब इमीडिएटली आपको अपने सॉल्यूशन की क्या पता है, मोलरिटी। अभी तक हमने नंबर ऑफ मोल्स के 3 फॉर्मूले देखे हैं। पहला था अगर मास गिवन होगा तो गिवन मास अपॉन मोलर मास। सेकंड था गिवन पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। थर्ड था वॉल्यूम इन लीटर एट STP अपॉन 22.4। ठीक है ना। अब चौथा फॉर्मूला, कल हमने मोलरिटी का जो फॉर्मूला लिखा था वो था नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, जो कि इसमें होगा लीटर में। तो अब मैं चाहूं तो नंबर ऑफ मोल्स का, है ना, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट में यू हैव टू लर्न ऑल द फॉर्मूलाज कि हाउ डू यू कैलकुलेट द मोल, इसलिए चैप्टर का नाम ही मोल कॉन्सेप्ट। तो दिस इज द 4th एंड लास्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मोल्स। इट इज मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। हर फॉर्मूले का आपको मैंने यूज बता दिया है। जैसे 22.4 वाला फॉर्मूला केवल गैसेस के लिए, फर्स्ट सेकंड फॉर्मूले सॉलिड लिक्विड गैस सभी के ऊपर। ये वाला फॉर्मूला केवल किन के ऊपर एप्लीकेबल होगा, सॉल्यूशंस के ऊपर। तो दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली ऑन सॉल्यूशंस। जब भी आपको सॉल्यूशन की बात कर रहा हो कि मोलरिटी इतनी है, वॉल्यूम इतना है, तब आप धड़ से इस फॉर्मूले को अपना लगा सकते हो। ठीक है। आप क्वेश्चन दे सकता है, जैसे छोटा सा क्वेश्चन दे रहा है, कैलकुलेट वेट ऑफ H2SO4। Calculate weight of H2SO4 present in 200 ml of calculate weight of H2SO4 present in 200 ml of decimolar solution। Weight of H2SO4 present in 200 ml of decimolar solution। इस फॉर्मूले में एक चीज और ध्यान रखना है कि अगर आप वॉल्यूम लीटर में ले रहे हो तो ये आपके क्या होंगे, मोल्स होंगे। बट अगर आपने वॉल्यूम को, है ना, लेबोरेटरी देखी है आपने, पिक्चर में लेबोरेटरी है ना, तो वहां नॉर्मली वॉल्यूम ml में होगा कि लीटर में होगा, ml में ना। वहां पे सिंटेक्स की टंकियां नहीं भरी होती कि गए बाल्टी भर के केमिकल उठाया और चालू करा। तो वहां पर छोटे छोटे से फ्लास्क होते हैं, टेस्ट ट्यूब होते हैं। नॉर्मली वॉल्यूम ml में होगा।
तो आपका ये अगर ml में कर दे तो बेटा, है ना, तो उससे चेंज कुछ नहीं होगा, बस इतना चेंज हो जाएगा कि ये ml है तो ये भी मोल्स की जगह क्या हो जाएगा आपका मिली मोल्स, है ना। तो ये ध्यान रखना। तो क्वेश्चंस में कभी कभी आपको मिली मोल्स वर्ड दिखाई दे तो कंफ्यूज मत होना, दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, मोल्स को मिली मोल्स में बदलना होगा तो 1000, और मिली मोल्स को मोल्स में बदलना हो तो डिवाइड, मोल्स को बदलने के लिए मल्टीप्लाई करोगे और मिली मोल्स को बदलने के लिए डिवाइड कर दोगे तो मोल्स में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि मोल्स है कि मिली मोल्स है। अब ये क्वेश्चन जैसे आपका काफी इजी, आपको सब कुछ दे दिया मैंने नंबर ऑफ मोल्स के लिए, इसीलिए मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया, है ना। मोलरिटी की जगह तो कितना रखोगे 1/10, क्योंकि डेसीमोलर है, इनटू वॉल्यूम इन लीटर, मतलब है ना 0.2, 200 ml दिया ना मैंने आपको, तो बस 0.2 रख दो बेटा, तो ये हो गया कितना आपका 1/50, ठीक। तो ये तो क्या हो गया, इसके नंबर ऑफ मोल्स हो गए। और अगर मोल्स आ गए आपको तो वेट के लिए क्या करोगे आप, मोल्स को मल्टीप्लाई करोगे इसके किससे, मोलर मास से। तो 1/50 इंटू 98 मतलब 1 पॉइंट कितना 1.86 का बेटा 1.96 ग्राम, ये आंसर हो जाएगा बस, है ना। तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि स्टूडेंट कंफ्यूज भी होता है, पहला, और दूसरा कि लेबोरेटरी में सबसे ज्यादा काम आपको इन्हीं का पड़ता है ना। हम लोग जो बोलते हैं कि 5 मोल इसके लिए 10 मोल इसके लिए, बट एक्चुअली तो लेबोरेटरी में लिक्विड सॉल्यूशंस लेके दोनों की रिएक्शन करवाते हैं। एक फ्लास्क में एक रिएजेंट लिया, दूसरे फ्लास्क में दूसरा रिएजेंट लिया, मिक्स करा, ठीक है ना। हाँ, अब एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ फॉलोइंग। प्रैक्टिस के लिए 2-4 क्वेश्चन और दे रहा हूँ, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ फॉलोइंग, है ना। पहला है आपका 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 1 लीटर ऑफ वाटर, है ना। सेकेंड है आपका, है ना, 2 मिलीमोल्स इन 200 ml। थर्ड दे रहा है जैसे आपसे, है ना, 5 मोल्स इन 2000 ml। है ना, फोर्थ दे रहा है ना 100 ml ऑफ 0.2 मोलर HCl सॉल्यूशन, है ना, प्लस 3.65 ग्राम HCl। 4 जैसे छोटे से क्वेश्चन लिखे हुए, इन चारों सॉल्यूशन की मोलरिटी बताओ कितनी कितनी होगी। फर्स्ट हो गया होगा, हो गया, है ना। 18 ग्राम ग्लूकोज, 18 ग्राम मतलब मोल्स निकाल लेंगे किससे डिवाइड करके, 180 से, 0.1 वॉल्यूम लीटर में दिया है तो बढ़िया बात है बेटा, तो सीधे सीधे 0.1 मोल, है ना। छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे। सेकंड में देखो ये मिलीमोल्स है और वो वॉल्यूम है। हमने जो फॉर्मूला लिखा है बेटा, ऊपर मोल से नीचे वॉल्यूम, अगर ऊपर मोल्स रखोगे तो नीचे वॉल्यूम भी लीटर में रखना पड़ेगा, अगर आपने ऊपर मिलीमोल्स रखे हैं तो नीचे वॉल्यूम भी ml में रख दो, बस सीधे सीधे मतलब 2/200 मतलब 0.01 मोल, है ना, जो आपने करा नहीं है। तो मैंने इसलिए 4 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दिए हैं। जैसे थर्ड में मैंने क्या कर दिया, आपको मोल्स तो 5 दे दिए बट वॉल्यूम किसमें दे दिया बेटा, ml में। अगर आप ml रखोगे तो फिर नीचे लीटर रखना पड़ेगा, और अगर ऊपर आप मिलीमोल रखोगे तो नीचे भी ml में रखना। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो 2.5 मोल एक एक लाइन में देखो आंसर आ रहा है ना। लास्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है, आपके पास ऑलरेडी एक सॉल्यूशन है और उसके अंदर आपने क्या करा, किसका सॉल्यूशन है, HCl का, उसके अंदर आपने फिर से किसको ऐड अप कर दिया है, HCl को। तो आपको नई मोलरिटी निकालनी है बेटा, फाइनल मोलरिटी कितनी हो जा रही। अब उसके लिए देखो नीचे तो वॉल्यूम रहेगा, ठीक है ना। वॉल्यूम क्या करें भैया, 100 ml है, मतलब लीटर में कर दूं कितना, 0.1, नीचे तो यही रहेगा। ऊपर क्या होंगे बेटा, मोल्स, है ना।
कुछ मोल्स तो इसमें भी होंगे और कुछ मोल्स इसमें भी होंगे, तो पहले इसके मोल्स निकालूं। अब इसके मोल्स के लिए कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करूं? ये वाला। मोलरिटी कितनी मेरी 0.2 इंटू वॉल्यूम इन लीटर कितना 0.1, तो कितने हो गए बेटा 0.02, ठीक है ना। और इसके मोल्स निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करूं? वेट वाला। गिवन मास 3.65 अपॉन 36.5, तो कितना हो जाएगा 0.01, तो ठीक है ना 0.1, ठीक है ना। तो ये हो गया कितना बेटा 0.1। तो टोटल मोल्स कितने हो गए आपके पास 0.12, दोनों को जोड़ दोगे तो इसलिए फाइनल मोलरिटी कितनी हो गई बेटा 1.2। आया समझ, ठीक है। तो इस तरह से कुछ भी कॉम्बिनेशन दे सकता हूं मैं आपको। ठीक है ना। अब अभी तक जो क्वेश्चन आपने मोल्स के टर्म में करे थे वो क्वेश्चन अब सॉल्यूशन के टर्म्स में भी आ सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन दे रहा है आपसे, है ना, कैलकुलेट वॉल्यूम इन लीटर, कैलकुलेट वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सेमी मोलर NaOH solution of semi-molar NaOH solution required to neutralize 200 ml of required to neutralize 200 ml of decimolar H2SO4 solution, required to neutralize 200 ml of decimolar H2SO4 solution। ठीक है, पहला क्वेश्चन है बेटा, मैं बता दे रहा हूं, देखो ना, कर तो चुके हैं हम लोग क्वेश्चन, फिर एक मैं आपको दे रहा हूं। NaOH किस नेचर का होता है? बेसिक। अब ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है बेटा? H2SO4, जो खुद किस नेचर का होता है? एसिडिक, ठीक है ना। तो NaOH बेस है, H2SO4 के आपका एसिड। तो आप ऑलरेडी ये क्वेश्चन कर चुके हो, बस पहले क्या करना पड़ता है, रिएक्शन बैलेंस कैसे होगी बेटा? 2NaOH प्लस H2SO4 विल गिव यू Na2SO4 प्लस 2H2, है ना। वहां जो क्वेश्चन करे थे हमने वो डायरेक्टली कैसे करे थे? मोल से। अब बस इतना तरीका चेंज हो गया बेटा कि अब मोल्स निकालने के लिए आपको कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? मोलरिटी इंटू वॉल्यूम वाला, ठीक है ना। तो सबसे पहले H2SO4 की बात करें, इसका डेसीमोलर मतलब मोलरिटी कितनी दे दी बेटा? 1/10। वॉल्यूम 200 ml मतलब 0.2, ठीक है ना। इसके मोल्स कैसे निकालूं बेटा? 0.02 मल्टीप्लाई कर दूं, है ना। 0.2 इंटू 1/10 मतलब 0.02, है ना। लेबोरेटरी में इस तरह से करते हो, एक बीकर में आपने किसको लिया बेटा? NaOH, एक में H2SO4, दोनों को मिक्स करो। तो कॉमन क्वेश्चन इसलिए लेबोरेटरी में जो होंगे वो मोलरिटी वाले ही मिलेंगे। अभी तक हमने मोल्स के टर्म में करा था कि इसके 50 ग्राम के लिए इसके कितने ग्राम लगेंगे। अब हम लोग वॉल्यूम के टर्म्स में करेंगे। तो अगर H2SO4 के 0.02 मोल्स हैं तो NaOH के कितने मोल्स होने चाहिए मेरे पास? 0.04, 2 इंटू 0.02, बिल्कुल सही, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा? इसके मोल्स हो गए। तो अब कौन सा वाला फॉर्मूला लगा दूं? मोलरिटी इंटू वॉल्यूम वाला। तो ये तो मोल्स हो गए बेटा। मोलरिटी कितनी दी मैंने आपको? सेमी मोलर मतलब 1/2 इंटू वॉल्यूम जो पूछा है मैंने आपसे, ठीक है ना। अगर आपने यहाँ मोल्स रखे हैं तो ये वॉल्यूम भी किसमें होगा आपका? लीटर में। इसलिए आंसर कितना हो जाएगा? सीधे सीधे 0.08 लीटर, बस, ठीक है ना। तो वही क्वेश्चन अब आपके मोलरिटी और वॉल्यूम के टर्म्स में भी जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं उन सभी क्वेश्चन को मैं इस तरीके से नए सिरे से करवा सकता हूं, है ना। करवाऊंगा नहीं क्योंकि थीम वही है बेटा, बस एक क्वेश्चन से आइडिया दे दिया, एक आधा और दे देता हूं प्रैक्टिस के लिए आपको।
हो गया। तो एक क्वेश्चन में प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं आपको इसी टाइप का। कैलकुलेट वॉल्यूम इन लीटर ऑफ अमोनिया गैस। Calculate volume in liter of ammonia gas produced at STP. है ना, वॉल्यूम इन लीटर ऑफ अमोनिया गैस प्रोड्यूस्ड एट STP, है ना, when 500 ml of 0.2 molar अमोनियम सल्फेट। क्या फॉर्मूला होगा अमोनियम सल्फेट का? NH4 whole twice SO4 solution, 500 ml of 0.2 molar ammonium sulfate मतलब NH4 whole twice SO4 solution reacts with 250 ml of 0.6 molar NaOH solution, reacts with 250 ml of 0.6 molar NaOH solution। ठीक है ना, रिएक्शन में आपको बता दे रहा हूं बेटा, अभी आपके लिए नहीं है ना, इतना जरूर ध्यान रखना। एक चीज जो मैं बता दूं, कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट जो होते हैं ये दोनों के दोनों किस नेचर के होते हैं? बेसिक, इसलिए रिएक्ट करेंगे किसके साथ? एसिड के साथ, ठीक है ना। और अमोनियम कंपाउंड NH4+ है ना, ये होता है किस नेचर का? एसिडिक, इसलिए ये रिएक्ट करेगा किसके साथ? बेस के साथ, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना कि ऑल द कार्बोनेट एंड बाई कार्बोनेट आर बेसिक नेचर, इसलिए वो हमेशा एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। और अमोनियम का कोई भी कंपाउंड आ जाए तो वो एसिडिक नेचर का होता है, मतलब बेस के साथ रिएक्ट करेगा। तो ये एसिड हो गया और ये क्या हो गया? बेस। एसिड बेस रिएक्शन है सिंपली, बस इतना होगा बेटा। कौन सा सॉल्ट बनेगा आपका यहाँ पर? Na2SO4, है ना। सॉल्ट हमेशा कैटायन और एनायन से बनता है ना। इसका कैटायन सोडियम, इसका ये। अब अमोनिया बैलेंस करने के लिए बस 2 अमोनिया और साथ ही साथ क्या आपका 2H2। तो दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन जो आपको गिवन है। अब आपको बताना है कि अमोनिया का कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा STP में। इसका वॉल्यूम, अमोनिया क्या होती है? सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है? गैस है। तो अगर आपको इसका वॉल्यूम इन लीटर STP पर निकालना है, दैट मीन इसके क्या पता होने चाहिए? मोल्स। बस अब उसके लिए आपको इन दोनों के मोल्स पता है। इसका क्या दिया है मैंने आपसे? 500 ml और कितना? 500 ml और मोलरिटी 0.2। तो अब क्यों टाइम लग रहा है बेटा? मुझे नहीं पता। 0.2 इंटू 500 ml का मतलब हाफ लीटर। कितने मोल्स हो गए इसके? 0.1। NaOH के लिए मैंने आपको 250 ml और 0.6, तो 0.6 इंटू 1/4 मतलब 0.15। जब भी आपके पास दो रिएक्टेंट होंगे जिनका अमाउंट गिवन होगा तो पहले क्या डिसाइड करना पड़ेगा आपको? लिमिटिंग रिएजेंट। 0.1 को किससे डिवाइड करोगे? 1 से, तो 0.1 ही हो गया। 0.15 को किससे डिवाइड करोगे? 2 से, तो कितना हो जाएगा? 0.075। जो छोटा होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट। तो कौन हो गया लिमिटिंग रिएजेंट मेरा? NaOH। बस। तो अब अमोनिया के कितने मोल्स बनेंगे ये डिसाइड कौन करेगा? आपका NaOH। दोनों किस रेशियो में बेटा? 2:2 मतलब 1:1। तो अगर इसके 0.15 मोल्स हैं तो इसके भी 1.5। बस आपको वॉल्यूम निकालना था, तो 0.15 को मल्टीप्लाई कर दो किससे? बस आंसर हो गया। तो वो क्वेश्चन जो आपने मोल्स के टर्म में करे थे या वेट के टर्म्स में करे थे, अब वो सॉल्यूशन के टर्म्स में आपसे करवाएगा कि अगर एक बीकर में आपने अमोनियम सल्फेट लिया, एक में NaOH लिया, दोनों को थर्ड बीकर में मिक्स करा, तो बताइए अमोनिया का कितना वॉल्यूम निकलेगा। तो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो नाउ वी आर कमिंग टू ग्रुप बी, है ना, जिनमें आप अटके थे मोल फ्रैक्शन, %W/W एंड मोलिलिटी। अब मैं उनका भी आइडिया दे दे रहा हूँ, ठीक है ना। ग्रुप बी मतलब वो यूनिट्स जो आप किससे रिलेटेड होंगी? आपकी मास से। तो मास रिलेटेड यूनिट्स हैं, ठीक है। इनको टेम्परेचर से कोई भी लेना देना नहीं है। और ये भी 3 यूनिट हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज परसेंटेज बाय वेट, ठीक है ना, जिसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करा जाएगा किससे? %W/W से।
ठीक है ना। अब ऑलरेडी बार बार बोल ही चुका हूं मैं आपसे कि परसेंट मतलब कितने में से, 100 में से। ऊपर W मतलब वेट, नीचे W मतलब वेट, ठीक है ना। तो ऊपर का W मतलब सॉल्यूट का वेट, नीचे का W मतलब सॉल्यूशन का वेट, और परसेंट है मतलब कितना, 100। तो अगर आपसे डेफिनेशन पूछे स्कूल के एग्जाम में, है ना, डिफाइन परसेंट बाय वेट, तो क्या बोलोगे? It is the percent in which 100 ml of इट इज द, sir हाँ sir in this 100 ml तू ना लिख नहीं पाता बेटा, तेरी राइटिंग भी सही नहीं, ढंग से लिखना बस। 100 ग्राम ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम, बस। इट इज कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं, सीधे बस वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो ये डेफिनेशन भी लिख लेना, वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज परसेंट बाय वेट। Weight of solute present in 100 gram of solution is defined as percent by weight. सिंबल इसका ये रहेगा बेटा, है ना। परसेंट बाय वॉल्यूम का क्या सिंबल था? percent by volume, हाँ, percent V by V, V बाय V, है ना। परसेंट वेट बाय वॉल्यूम का, percent W by V, मोलरिटी का, N by V, मोलरिटी का सिंबल पूछ रहा हूँ बेटा, कैपिटल M, ठीक है ना। तो अब अगर इसका आपसे फॉर्मूला पूछा जाएगा तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? परसेंट W बाय W का, ऊपर आएगा वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ठीक है ना। अगेन वेट ऑफ सॉल्यूशन मतलब किस किस का वेट, solvent of solution, है ना। वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू W सॉल्यूट प्लस W सॉल्यूट, ठीक है ना। तो सॉल्यूट का जो वेट होता है हमेशा वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के वेट के बराबर होता है। अब जैसे पहला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपसे, ठीक, एक एग्जांपल कि एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेंट्स 30% बाय वेट ऑफ यूरिया। एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेंट 30% बाय वेट ऑफ यूरिया, है ना। फर्स्ट पार्ट है व्हाट डज इट मीन, फर्स्ट पार्ट है आपका व्हाट डज इट मीन। sir it means that 30 gram of urea is content in 100 grams सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा है ना, आपको जो मीनिंग लिखना है बस कि इट मीन्स 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेंट्स 30 ग्राम ऑफ यूरिया। इट मीन्स 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेंट्स 30 ग्राम ऑफ यूरिया, ठीक है ना। ये फर्स्ट पार्ट बेटा। सेकेंड पार्ट आपसे बोल रहा है कि कैलकुलेट वेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, second part of the question is calculate weight of solute and solvent in, है ना, in 7.5 gram of solution। Calculate weight of solute and solvent in 7.5 gram of solution। 2.25 ग्राम तो सॉल्यूट हो गया, बिल्कुल, है ना। इसी फॉर्मूले में बस क्या कर देना आपको, यहाँ पे 7.5 करो, यहाँ कितना रख दो बेटा 30% W बाय W। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है मैंने आपको 7.5, है ना, इंटू 100। ये जीरो आपका गया तो W बराबर 2.25 ग्राम। अब ये जो W है ये किसका W होगा, सॉल्यूट का, है ना। और एक्वा सॉल्यूशन का मतलब मैंने आपसे बोला है कि सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा बेटा, वाटर, लिक्विड मतलब वाटर। तो आपको बस वाटर का मास, तो वाटर का मास के लिए क्या करोगे, 7.5 में से 2.25 को माइनस कर दोगे, मतलब 5.25 ग्राम, ठीक है। चलो एक और छोटा सा क्वेश्चन लिख लो। 0.2 moles of glucose, 0.2 moles of glucose are dissolved in 0.2
0.2 moles of glucose are dissolved in, है ना, 64 ग्राम ऑफ वाटर, है ना. कैलकुलेट, है ना, परसेंट W by W of glucose in the solution. Calculate percent W by W of glucose in the solution. है ना. 0.2 मोल ऑफ ग्लूकोज, है ना, कुछ भी चेंज कर सकता. अब आपके कॉन्सेप्ट फिर काफी कुछ डेवलप हो ही गया. परसेंट W by W निकालना बेटा, है ना. मैंने वेट के लिए क्या दे दिया आपको, मोल्स. मोल्स को मास में बदलने के लिए 180 से मल्टीप्लाई कर ही दिया आपने, 36. ठीक है ना. अब नीचे सॉल्यूशन का वेट, तो सॉल्यूट का है 36, 64 वाटर का है, तो 36 प्लस 64 100 इंटू 100. इसलिए आंसर कितना हो जाएगा हमारा 36. ठीक है. चलो, नाउ वी आर कमिंग टू अवर यूनिट 2, दैट इज मोल फ्रैक्शन. एक्स से, है ना, तो इसमें लिखना इट इज डिनोटेड बाय एक्स. तो इसे आप एक्स से डिनोट करते हो. एंड डिफाइंड एज, it is denoted by x and defined as ratio of number of moles of substance, ratio of number of moles of substance to the total number of moles, ratio of number of moles of substance to the total number of moles. जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना बेटा, जिस भी सब्सटेंस का, ये फ्रैक्शन है. शायद आपको आइडिया होगा कि फ्रैक्शन हमेशा 0 से 1 के बीच में होता, तो बस इसमें हमेशा डिनोमिनेटर बड़ा होगा. तो जिसका भी आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, ऊपर उस सब्सटेंस के मोल्स आएंगे और नीचे आएंगे आपके टोटल मोल्स. ठीक है ना. तो ऊपर सब्सटेंस के मोल्स, नीचे टोटल मोल्स. जैसे अगर मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं, तो हमें पता है कि सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 2. कौन कौन से, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, है ना. अगर मैं सॉल्यूट को B से डिनोट करता हूं, सॉल्वेंट को A से डिनोट करता हूं, ठीक है ना, और मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट चाहिए, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ B चाहिए, तो क्या लिखूंगा मैं, NB, मतलब B के मोल्स अपॉन Na प्लस NB. ठीक है ना. और अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, दैट मीन A का मोल फ्रैक्शन चाहिए, तो क्या लिखूंगा मैं ऊपर, Na अपॉन Na प्लस NB. ठीक है ना. XA प्लस XB की वैल्यू किसके बराबर होगी, X सॉल्यूशन होता ही नहीं बेटा. X हमेशा सब्सटेंस का होगा, बी केयरफुल. सॉल्यूशन का केवल 3 चीजें होंगी, या वेट होगा, या वॉल्यूम होगा, या डेंसिटी. सॉल्यूशन के कभी भी ना टोटल मोल्स बोले जाएंगे ना मोल फ्रैक्शन. तो XA प्लस XB की वैल्यू सम करके देखो दोनों को, किसके बराबर होगा, 1 के, है ना. ये रूल है आपका कि आपके सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उन सबका मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 के बराबर होगा, है ना. अगर 3 कंपोनेंट है ABC, तो तीनों के मोल फ्रैक्शन का सम, अगर A का मोल फ्रैक्शन निकालना होगा तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, A के मोल फ्रैक्शन का ऊपर, हाँ, Na, नीचे Na प्लस NB प्लस NC. B का मोल फ्रैक्शन निकालना होगा तो NB ऊपर हो जाएगा और नीचे तो Na प्लस NB प्लस NC. C के मोल फ्रैक्शन के लिए,
ठीक है ना, और तीनों का सम पूछूं एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मोल फ्रैक्शन कहते हैं। जो आपका एक क्वेश्चन आ गया था ना कि आपने बोला सर मोल फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, तो 2 पॉइंट्स अपने ध्यान रखना। पहला कि सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा वो हमेशा इक्वल टू किसके बराबर होगा, 1 के। तो समेशन ऑफ एक्स आई इक्वल टू 1, पहली चीज। दूसरा कि मोल फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है बेटा वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होगी। तो दिस आर द 2 पॉइंट, है ना। इक्वलिटी नहीं आएगी। ये भी पूछ सकता है कि x इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 1 का क्या मतलब है। अगर मैं बोल रहा हूं किसी सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन 0 है, तो मोल फ्रैक्शन कब 0 हो सकता है बेटा, जब न्यूमरेटर 0 हो जाए, मतलब उसके मोल्स 0 हो जाए। और उसके मोल्स कब 0 हो सकते हैं, जब वो सब्सटेंस हो ही ना। तो x इक्वल टू 0 तब हो सकता है जब सब्सटेंस इज एब्सेंट, है ना, जब आपका सब्सटेंस एब्सेंट हो। और x इक्वल टू 1 कब हो सकता है, जब वो ओनली एक ही सब्सटेंस है ना, जब सब्सटेंस इज प्योर। ठीक है, तो ये चीजें भी आपसे पूछी जा सकती है। 0 मतलब वो प्रेजेंट ही नहीं है, और 1 मतलब सब्सटेंस आपका प्योर फॉर्म में। ठीक है, एक इलस्ट्रेशन कर लो इसके ऊपर भी। एक क्वेश्चन दे रहा हूं छोटा सा। 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज मिक्स्ड विथ 30 gram of urea is mixed with 45 gram of water. 30 gram of urea is mixed with 45 gram of water. Determine, है ना, फर्स्ट पार्ट है परसेंट W/W of urea और सेकंड मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। Determine, first part is percent W/W, second mole fraction. है ना, परसेंट W/W तो कितना हो जाएगा आपका 30 बाय सॉल्यूशन, मतलब 30 प्लस 45 75 इंटू 100 दैट इज 40%। ठीक है ना। तो मीनिंग देखो समझ में आने का तो सब क्वेश्चन क्या होंगे, एक एक लाइन के होंगे, बस मीनिंग समझना ढंग से। मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों के मोल्स, पहले तो यूरिया के मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कितने हो गए 30 बाय 60 मतलब हाफ, और फिर किसके मोल्स बेटा वाटर के कितने 45 बाय 18 मतलब 5/2, तो ऊपर कितना 1/2,
नीचे 1/2 प्लस 5/2 मतलब 1/6। क्लियर? चलो, तो थर्ड एंड लास्ट यूनिट इज आवर मोलेलिटी, है ना। वो मोलेरिटी था, MOLARITY, ये है MOLALITY, ठीक है ना। और हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो वाला मोलेरिटी और मोलिटी, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर मिलेंगे। इसमें लिखना है इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, है ना। इसलिए मैंने आपको अभी टोका भी था जब आपने साइन गलत बनाया था ना। बड़ा m मतलब मोलेरिटी और छोटा m मतलब मोलिटी। तो इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m एंड डिफाइंड एज number of moles of solute, defined as number of moles of solute present per kg of solvent, number of moles of solute present per kg of solvent, है ना। दिस इज द ओनली टर्म जिसमें नीचे क्या आया, सॉल्वेंट आया। अभी तक नीचे क्या आ रहा था, सॉल्यूशन, या तो वेट या वॉल्यूम, जो भी। इस इकलौती डेफिनेशन में सॉल्वेंट आता है उसे अंडरलाइन कर लेना, है ना, कि इसमें नीचे सॉल्वेंट का वेट लेना है आपको। तो इसलिए मोलिलिटी का अगर आपसे फॉर्मूला पूछा जाएगा तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या, है ना, वेट किसमें, केजी में, ऑफ किसका, सॉल्वेंट। तो दिस इज द ओनली इकलौती डेफिनेशन जिसमें सॉल्वेंट आता है, इसलिए इसका सिंबल कैपिटल M है बेटा। और यूनिट का भी पूछेगा तो ऊपर मोल तो मोल ही रहेगा और नीचे केजी, तो इसलिए इसकी यूनिट हो जाती है क्या हमारा, मोल पर केजी। ठीक है ना। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा है आपसे कि, है ना, 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, है ना, आर एडेड इन सफिशिएंट वाटर। 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आर एडेड इन सफिशिएंट वाटर टू प्रोड्यूस 1.36 kg of solution, to produce 1.36 kg of solution, है ना। आपसे कह रहा है कैलकुलेट मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेट मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब कुछ अच्छे लेवल की प्रॉब्लम्स ग्रुप ए का, ग्रुप बी में कन्वर्जन वगैरह में और करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, बट अदरवाइज दिस चैप्टर इज फिनिश्ड, ठीक है ना। तो अब आपके पास सफिशिएंट टाइम है। आज क्या है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे से पहले अब अपनी क्लास है नहीं, आज होगी, इस वीक की तो खत्म हो गई ना क्लास। तब आप ये पूरी शीट और आज जो डीपीपी मिलने वाली है बेटा, है ना, सब सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे डीपीपी डिस्कस करूंगा 4, 5, 6 सेक्शन F, मतलब एक्सरसाइज 1 कंप्लीट और एक्सरसाइज 2 कंप्लीट करने को आप पूरी कर लेना। बाकी डिस्कशन में इन 3 चीजों का करूंगा। 4, 5, 6 एक्सरसाइज 1 में सेक्शन F बाकी है और जो मिसलेनियस वाला है। एक्सरसाइज 2 के केवल ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव नहीं, ठीक है ना। 20 तो हो ही गए, वो बाद में करूंगा, मतलब करना आपको पूरा है, मैं बोलता हूँ ना, होमवर्क तो पूरा करना है। डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में इसका होगा, फिर अगले टर्न पे बचा हुआ, ताकि आपका पूरा प्रैक्टिस सफिशिएंट हो जाए। हाँ, कितना है ना, ऊपर तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बेटा, तो 360 kg का मतलब 2 मोल, ठीक है ना। और नीचे मैंने क्या कलाकारी कर दी बेटा, आपको वेट ऑफ किसका दे दिया, सॉल्यूशन 1.36 kg। तो आपको तो सॉल्वेंट का वेट चाहिए, है ना। 1.36 kg मतलब 1360 ग्राम। इसमें से माइनस क्या करोगे आप, 360, मतलब 1000 ग्राम हो गया किसका बेटा, 1 लीटर नहीं, हाँ 1000 ग्राम किसका हो गया, सॉल्वेंट का। तो केजी में कितना हो जाएगा, 1, इसलिए योर आंसर विल बी 2। और इसको आप क्या लिखोगे, छोटा है।
है ना, और प्रोनाउंस क्या करोगे इसे आप, मोलल, MOLAL, उसको मोलर, MOLAR था, इसे MOLAL। तो कभी भी मैं मोलल बोल रहा हूं तो आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं, बस आप सिंबॉलिक फॉर्म में क्या लिख देना, छोटा ल, है ना। तो अभी कुछ क्वेश्चंस और मिक्स वाले कराऊंगा जिसमें मोलरिटी दी होगी और मोलरिटी पूछेगा, तो वो हाँ, तो वो अभी आप दिमाग से कर सकते हो, ऐसा नहीं है, बट मुझे क्लास में करवाना है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि चैप्टर क्या हो चुका है आपका, फिनिश हो चुका। प्रैक्टिस के लिए मैं आई विल डू सम प्रॉब्लम। Molality है ना, in the last class we are discussing about molality and the definition of molality was number of moles of solute present per kg of solvent, ठीक है ना। तो we have done a little small problem over there. Note down the next problem. $90 grams of glucose, 90 grams of glucose are dissolved in sufficient water to produce 500 ml of solution. To produce 500 ml of solution. If density of solution is 1.18 gram per ml, then calculate all things you have to calculate. First is your molarity, capital M. Second is your molality, small m. Third is your percent, W by V. Fourth is your percent, W by W. And fifth is mole fraction of ग्लूकोज, ठीक है। तो ये मिक्स वाली प्रॉब्लम हो गई बेटा, अब जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अभी तक आप इंडिविजुअल डेफिनेशन समझे थे, एक ही प्रॉब्लम में अब आपको पांचों चीजें कैलकुलेट करनी है यहाँ पर। सबकी बेसिक डेफिनेशन यूज करोगे, अपने आप आपका सॉल्व होता जाएगा क्वेश्चन। 18% हो जाएगा सीधे सीधे, है ना। अब देखो क्या क्या गिवन है आपको, 90 ग्राम ग्लूकोज, है ना। ये ग्लूकोज ही मेरे लिए किसकी तरह काम करेगा, सॉल्यूट की तरह। तो दिस इज आवर सॉल्यूट, ठीक है ना। सबसे पहले तो आप इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, 90 बाय 180 इक्वल्स टू 1/2, ठीक है ना। और दूसरा चीज आपको दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज 500 ml। और तीसरी चीज आपको डेंसिटी गिवन है, दैट इज 1.18 ग्राम पर ml, है ना। इन 5 यूनिट में से आप देख सकते हो फर्स्ट और थर्ड ग्रुप ए की है, बाकी तीनों किसके हैं, ग्रुप बी। और मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, ग्रुप ए मतलब वॉल्यूम रिलेटेड, ग्रुप बी मतलब मास रिलेटेड, ठीक है ना। इनको इंटर कन्वर्जन बोला जाता है बेटा। इंटर कन्वर्जन से मीनिंग आप एक यूनिट को दूसरी यूनिट में बदल रहे हो, ठीक है ना। टोटल 3 इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल बाय विच वी कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम। और जब भी ग्रुप ए की किसी भी यूनिट को ग्रुप बी में बदलना होगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा इज डेंसिटी, क्योंकि एक में वॉल्यूम है और एक में क्या है आपका मास है। वॉल्यूम को मास में बदलना हो या मास को वॉल्यूम में बदलना हो, किसकी जरूरत पड़ेगी, डेंसिटी। अब जो चीजें डायरेक्ट निकल सकती हैं पहले तो उनको देख लें। सबसे पहले तो मोलरिटी, जो क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन 0.5। तो ये सीधे सीधे कितना हो जाएगा हमारा, 1 मोलर। सेकेंड चीज जो निकल सकती है मेरा, वो है परसेंट W by V, है ना, जिसका फॉर्मूला क्या था हमारा, वेट ऑफ सॉल्यूट
अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो ये हो जाएगा आपका 18%। ठीक है, अब बाकी तीनों के लिए आपको पहले क्या चाहिए, मास चाहिए। ठीक है ना, और मास कैसे निकालोगे आप अपना, डेंसिटी हमें पता है, डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो यहां से मैं क्या कर लूं, मास इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूं। तो 1.18 इंटू वॉल्यूम जो आपको दिया गया कितना 500, तो अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो ये आ जाएगा कितने ग्राम हमारा, 590 ग्राम, है ना। बट ये जो मास आया है ये किसका मास आया है, आपका सॉल्यूशन का। ठीक है ना, अब आपको चाहिए किसका मास, सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट का मास कितना हो जाएगा, 590 माइनस 90 मतलब 500 ग्राम। ठीक है ना, अब आप बाकी चीजों पर आ जाओ। सबसे पहले थर्ड पर आए, तो थर्ड क्या हो जाएगा हमारा, मोलिलिटी, जिसकी डेफिनेशन क्या थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, है ना, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, है ना। तो 500 ग्राम है तो इन केजी इट विल बी 0.5, तो इट इज अगेन इक्वल्स टू 1 मोलर। ठीक है ना, चौथी चीज आपको निकालनी है क्या, परसेंट W/W। ठीक है, उसके लिए ऊपर तो आता है मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे आएगा मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है ना, तो ये आपका कैंसल हो जाएगा, दैट इज 900 अपॉन कितना मेरा 59। हाँ नहीं, मैं कंफ्यूज हो गया था कुछ। ठीक है ना, और लास्ट चीज आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका निकालना, ग्लूकोज। तो मोल फ्रैक्शन के लिए क्या करोगे, ऊपर तो ग्लूकोज के मोल्स आएंगे 1/2, नीचे टोटल मोल्स मतलब 1/2 प्लस अगर सॉल्वेंट है ना के मास पता है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितने हो जाएंगे हमारे 500 अपॉन 18, तो ये हो जाएगा आपका 500/18। सही ना, है ना। अब देखो आप यहां से कुछ फॉर्मूले और लिख सकते हो तो ये पूरी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी, है ना। परसेंट W/V आपके सामने वैल्यू देखो अवेलेबल है, कितना है 18, और परसेंट W/W की भी वैल्यू अवेलेबल। देखो इन दोनों के जो बीच में रिलेशन होता है वो है परसेंट W/V, है ना। तो ये हमारे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो जाते हैं जो ग्रुप ए की यूनिट को ग्रुप बी की यूनिट से रिलेट करेंगे। तो परसेंट W/V को आई कैन राइट परसेंट W/W इंटू क्या, डेंसिटी। आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, जैसे यहाँ पर परसेंट W/W कितना है आपका 500, 900 अपॉन कितना 59 इंटू कितना 1.18। ठीक है ना, 59 का डबल कितना होता है 118। ठीक है ना, तो ये 2 0 भी गए, डेसिमल हटा तो 9 2 देखो कितना आ गया आपका 80। ठीक है ना, तो अब अगर है ना, आपने तो बेसिक अप्रोच से करा बेटा, एडवाइजेबल हमेशा बेसिक अप्रोच ही होती है कि अगर आपको डेफिनेशन से आते तो हमेशा बेसिक फॉर्मूले यूज करा करो। ठीक है ना, बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, हमने कोई भी फॉर्मूला नहीं यूज करा, बस जस्ट बेसिक डेफिनेशन। बट ये स्पेशल फॉर्मूले जो है ना, ये आपसे मैं एग्जाम में या 11th स्कूल में पूछ सकता है, तो आपको ये स्पेशल टर्म्स पता होना चाहिए कि इस तरह से हम लोग ग्रुप ए को ग्रुप बी से रिलेट कर सकते हैं। जब भी ग्रुप ए को ग्रुप बी से रिलेट करना होगा आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, डेंसिटी की। तो ये एक पहला स्पेशल फॉर्मूला आ गया कि जब भी आपको परसेंट W/V पता है तो आप परसेंट W/W निकाल सकते हो, प्रोवाइडेड डेंसिटी इज नोन, या परसेंट W/W पता है तो आप परसेंट W/V भी निकाल सकते हो। ठीक है, हाँ शीट में तो वही कह रहा हूँ ना, आज की क्लास में वही इंटर कन्वर्जन मुझे सिखाना है कि एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कैसे जाओगे आप। अब जैसे मोलरिटी की बात करूं तो अगर आपको याद हो तो मैंने एक फॉर्मूला तो मोलरिटी का लिखाया था, 10 इंटू परसेंट W/V अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ किसका, सॉल्यूट, लिखाया था। अब आप इसी को अगर मोलरिटी भी कौन सी यूनिट है आपकी ग्रुप ए की, परसेंट W/V भी वॉल्यूम वाली है, तो इसमें डेंसिटी की जरूरत नहीं पड़ी। बट अब अगर मुझे परसेंट W/W दे दे तब पूछे मुझसे कि मोलरिटी कितनी होगी, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसी फॉर्मूले में परसेंट W/V की जगह ये वाला चीज रख दूं, तो मोलरिटी का हमारा स्पेशल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 10 इंटू परसेंट W/W इंटू डेंसिटी अपॉन
मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये फॉर्मूला भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो ये सब स्पेशल फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इनको एक बार फिर से लिखाऊंगा मैं स्पेशल फॉर्मूले करके। अभी मैं सामने सामने डिराइव करते चल रहा हूँ कि ऑलरेडी मैंने ये फॉर्मूला तो आपको समझा दिया, ठीक है ना। अब ये भी बता दिया, तो अगर आपको परसेंट W/W देकर मोलरिटी पूछे तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। जो एक क्वेश्चन में था आपने उसको अभी टिक लगाया हुआ है ना, कि नहीं हुआ है आपसे। तो अब जैसे इसका यूज क्या होगा, एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, लिखो, ठीक है ना। कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ H2SO4 solution, calculate molarity of H2SO4 solution which contains 98% W/W of H2SO4, which contains 98% W/W of H2SO4 and having density 1.8 gram per ml. इसके बाद सर मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे करेंगे? कुछ भी नहीं करना ना बेटा। अगर आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो तब तो बस आप इसमें जो वैल्यू रख रहे हो सही रख लो। 10 इंटू परसेंट W/W की जगह कितना, 98 इंटू डेंसिटी कितनी, बस। और नीचे क्या रखना है आपको, मोल्स नहीं है, कैपिटल M किसका सिंबल होता है। आज चैप्टर खत्म होने जा रहा है और आपको कैपिटल M, ये M सॉल्यूट, ये भी मोलरिटी और ये भी मोलरिटी, दो जगह मोलरिटी है। M तो कैपिटल M का मोलरिटी तो होता है मास, तो कैपिटल M मोलरिटी होता है। कैपिटल M और कुछ नहीं होता है। नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला लिखा था? अच्छा, मोलर मास। तो अभी इतनी देर से क्या बोल रहा हूँ, M सॉल्यूट का मतलब। कभी कभी ना एकदम दिमाग बेच के आ जाता, तो एक फॉर्मूले को नहीं यूज कर पाता ढंग से। M सॉल्यूट लिख दिया, इसलिए M नहीं छोड़ा मैंने, क्योंकि अगर मैं M छोड़ देता तो कंफ्यूजन हो जाता है। M और नीचे सॉल्यूट लिख दिया कि ताकि वो मोलर मास याद रहे आपको कि दैट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो बस सीधे सीधे कितना हो गया हमारा 80। तो इसलिए ये स्पेशल फॉर्मूले का आप डायरेक्ट यूज करके आंसर एक एक लाइन में निकाल सकते हो, है ना। अब अगर इसी सॉल्यूशन का कह रहा है सेकंड पार्ट कि कैलकुलेट, है ना, आल्सो कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। कैपिटल M पूछा है तो डायरेक्ट आपने फॉर्मूला यूज कर दिया, 1 मिनट में आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में कह रहा हूं आल्सो कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब छोटा वाला M पूछा है, तब कैसे करोगे? अब बेसिक डेफिनेशन पे जाओ तो ही हो सकती प्रॉब्लम। 98% W/W का मीनिंग क्या हो गया कि इसमें आपका 98 ग्राम तो किसके
H2SO4 के, और 2 ग्राम बचे हुए किसके होंगे? H2O के। बस, तो अगर 98 ग्राम ऑफ H2SO4 है तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे मेरे? 98/98 मतलब 1। अब आप मोलिलिटी में हो कि आखिर मुझे चाहिए क्या, तो मोलिलिटी के लिए मुझे क्या चाहिए होता है? ऊपर तो चाहिए होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 अपॉन नीचे चाहिए होता है मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, अच्छा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो पागल कर देता है यार कभी कभी मेरे को एकदम से। 5 बार में आप एक डेफिनेशन को सही बताओगे तो मैं क्या कर लूंगा उसमें यार, है? सीधी सीधी डेफिनेशन है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो बस ये 2/1000 मतलब ये हो जाएगा कितना हमारा? 500। अब इसके लिए भी आप चाहो तो एक स्पेशल फॉर्मूला होता है मोलिलिटी का, मोलरिटी से डायरेक्ट रिलेशन, है ना, क्योंकि ये फॉर्मूले डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, और वो है आपका 1000 इंटू कैपिटल M, दैट इज मोलरिटी अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये फॉर्मूला भी शायद शीट में इंपॉर्टेंट है काफी। आप बिना फॉर्मूले यूज करे हुए भी क्वेश्चन कर सकते हो, आपने बिना फॉर्मूला यूज करे मोलिलिटी निकाल लिए, बट ये फॉर्मूले इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि जेई मेंस मतलब जो AI-EEE पैटर्न पर होगी उनमें ये फॉर्मूले डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। क्रॉस वेरीफाई करने के लिए अब दोनों के आंसर हैं आपके पास, कैपिटल M का भी और स्मॉल m। अगर आप चेक करना चाहो देखो तो हम लोग चेक कर सकते हैं कि मुझे कैपिटल M पता है, दैट इज मोलरिटी मतलब 18, तो 1000 इंटू 18 अपॉन नीचे 1000 इंटू डेंसिटी मतलब 1.8 माइनस 18 इंटू मास ऑफ सॉल्यूट मतलब 98। तो अगर मैं इसे क्रॉस वेरीफाई करता हूँ तो 1000 इंटू 1.8 हो गया कितना मेरा? 1800, और 18 इंटू 98 जो होगा वो 1800 माइनस, है ना, ये जो वैल्यू हो जाएगी आपका 1764, है ना। अब इसको मैंने फास्ट कैलकुलेशन कैसे करा, देखो आप एक जीरो हटा दो, 18 हो गया, 18 क्या हो गया आपका कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचा? 100 माइनस 98, तो 100 माइनस 98 मतलब 2, तो 18 2 जा कितना? 36। बच्चा क्या करेगा? 18 को किससे मल्टीप्लाई करेगा? 98 से। इस जगह बच्चा कैलकुलेशन में अपना टाइम क्या करता है? खोटी। तो इस तरीके से करूंगा तो ऊपर तो 1000 इंटू क्या हो चुका है? 18, और नीचे आपको पता पड़ी गया क्या है मेरा? 36। तो ये कितना हो गया आपका? 2, और 2 से ये कितना हो गया? 500। वही आंसर मैच हो गया, ठीक है ना। तो मैं फॉर्मूले भी बताते चल रहा हूँ, मैच भी करवाते चल रहा हूँ कि ये स्पेशल फॉर्मूले हैं। अभी तक हमने केवल बेसिक डेफिनेशन पढ़ी है कि %W/V मीन्स वेट ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। %W/W मतलब सॉरी, हाँ सही, वेट ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर kg ऑफ सॉल्वेंट, है ना। तो ये बेसिक डेफिनेशन है। अब ये फॉर्मूले हैं स्पेशल जो आप डायरेक्ट लगा सकते हो। याद इसलिए रखने हैं, लगाना या नहीं लगाना वो आपके ऊपर है। याद इसलिए रखने क्योंकि डायरेक्ट आपसे फॉर्मूले भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। एक और लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, है ना। एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेन्स an aqueous solution contains 28% W/W of KOH. An aqueous solution contains 28% W/W of KOH. If density of solution is 1.2 gram per ml, then calculate वापस पांचों चीजों, कैपिटल M, स्मॉल m, 4 चीजें मतलब, है ना, %W/V और मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH। क्योंकि एक ऑलरेडी %W/W आपको प्रॉब्लम में गिवन, तो एक को छोड़कर बाकी 4 चीजें निकालनी है।
आप फॉर्मूले भी यूज कर सकते हो, बेसिक डेफिनेशन भी यूज कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। देखो बेसिक डेफिनेशन से जाऊं विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला, क्योंकि आप अभी घर पे टाइम कम दे रहे हो बेटा, है ना। आप जितना ज्यादा टाइम दोगे ना, देखो प्रॉब्लम को समझने के खूब तरीके होते हैं, और एक चैप्टर जितना स्ट्रांग होगा वो आगे कैरी फॉरवर्ड होता चले जाएगा। तो अगर मैं बेसिक डेफिनेशन से जाता हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 28% W/W ऑफ QH, है ना। इसमें 28 ग्राम तो किसके होंगे, KOH के, ठीक है, और बचे हुए आपके 72 ग्राम होंगे किसके, वाटर के, ठीक है ना। इसका मतलब आपने सॉल्यूशन कितने ग्राम लिया है, 100 ग्राम, क्योंकि अगर कुछ नहीं गिवन होता है तो ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि परसेंट हमेशा कितने में से होता है, 100 में से, ठीक है ना। आप 200 भी ले लोगे तो ये भी डबल हो जाएगा, वो भी डबल हो जाएगा, ठीक है ना। 300 भी ले लोगे तो ट्रिपल हो जाएंगे, तो उससे आंसर पे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। कई बार बच्चों के क्रॉस क्वेश्चन ये होते कि सर 100 ही क्यों लिया, तो 100 की जगह 200 ले लो, 300 ले लो, आपका लकी नंबर अगर 1,09,512 हो वो भी ले लो तो भी आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बट परसेंट हमेशा 100 में से होता है, इसलिए 100 ले लिया मैंने, ठीक है ना। अब अगर मुझे मास ऑफ सॉल्यूशन पता है, मास ऑफ सॉल्यूट पता है, मास ऑफ सॉल्वेंट पता है, ठीक है ना, तो पहली चीज तो मैं डेंसिटी को यूज करके, जो मैंने कितनी दी है आपको 1.2, उसको 1.25 कर लो, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, ठीक है ना। 1.25 कर लेना, ठीक है। और 1.25 ग्राम पर ml का मतलब जब भी 1.25 आए बेटा, हमेशा उसको क्या लिखा करो, 5/4। तो इससे अब आप क्या निकाल सकते हो, अपना वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 100 मास अपॉन 5/4, तो ये हो जाएगा 20, और 24 जा कितना, 80 ml। अब जो पूछा है, आप चाहो तो फॉर्मूला, चाहो तो बेसिक डेफिनेशन। 28 ग्राम ऑफ KOH मतलब पहले मैं इसका क्या कर लूं, मोल्स निकाल लूं, तो 28/56 मतलब 1/2, ठीक है ना। 72 ग्राम ऑफ वाटर मतलब 72/18, इसके भी मोल्स निकाल लूं कितने, 4। बस अब धड़ाधड़ सब चीजें हो गई। पहला मोलेलिटी तो 1/2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो 80 बाय कितना, 1000 में 0 गया, मतलब 100/16, दैट इज 6.25, ठीक है। अब आप फॉर्मूले की भी यूज देख लो कि मैं सब चीजें बताते चलूं। मिक्स प्रॉब्लम, हाँ उससे इसलिए 6 आ रहा ना कि आपने 1.2 लिया ना, मैंने अभी तो बोला कि 1.25 कर लो। तो अगर आप फॉर्मूले से भी जाओगे 10 इंटू % W/W मतलब 28 इंटू डेंसिटी 1.25/56, ये 2 हो गया, है ना। इसलिए आंसर कितना आ गया, 6.25। एग्जाम में एडवाइजेबल होता है कि आप जल्दी से फॉर्मूला याद तो रखना ही है आपको, मैं बोल ही रहा हूँ, क्योंकि IEEE में डायरेक्ट फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं, तो आप फॉर्मूला यूज करो। बट घर में जब आप प्रॉब्लम्स करते हो तो आप दोनों तरीकों से सोचो, क्योंकि एक बार बस ढंग से कर लिया ये टॉपिक, उसके बाद ये भूलने वाला टॉपिक नहीं है ना। ये केवल दिमाग में बस जाते हैं कि बस ये लगाना है, ठीक है। अब सेकेंड मोलेलिटी पर आ जाओ, है ना। अगेन मैं चाहूं तो अब मुझे मोलेलिटी पता पड़ चुकी है, डेंसिटी तो पता ही है, तो मैं उस फॉर्मूले का भी यूज कर सकता हूँ, बट वो फॉर्मूला थोड़ा सा क्या होगा, लेंथी जाएगा। जबकि अब आप देख लो मोलेलिटी के लिए क्या, नंबर ऑफ मोल्स जो ऑलरेडी आपको पता पड़ चुके हैं, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो ये काफी सिंपल तरीके से सीधे 1000 अपॉन कितना हो गया मेरा, 144, तो काफी जल्दी निकल आएगा ये आंसर, ठीक है ना। आपने शायद फॉर्मूला ही यूज करा होगा, है ना। हाँ तो वही कैलकुलेशन भी बढ़ी गई होगी, गई है ना। इसमें देखो बेसिक अप्रोच से काफी जल्दी हो गया, तो इसलिए मैं दोनों अप्रोच बता रहा हूँ, अब जो आपको अच्छी लगे, ठीक है। थर्ड % W/V, हाँ इसको तो डायरेक्ट फॉर्मूले से कि %W/W 28 इंटू डेंसिटी 5/4, जो मैंने अभी बोला आपकी, आप 5/4 कर लो तो 35 हो जाएगा मेरा, है ना। मैंने 1.25 ले लिए। और लास्ट पार्ट है मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, KOH, है ना। तो ये सब टॉप लेवल की प्रॉब्लम है, टफ प्रॉब्लम मानी जाती है, बट आप अच्छा कर रहे हो रिलेटिवली। बट इसको बनाए रखना कि इनमें आप दोबारा कभी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, अगर आपको
बेसिक डेफिनेशन याद है तो आपका प्रॉब्लम तुरंत इमीडिएटली सॉल्व हो जाएगा। KOH का मोल फ्रैक्शन कितना हो गया हमारा 1/9। अगर वाटर का मोल फ्रैक्शन पूछता मैं आपसे तो कितना हो जाता हमारा? सर वो वाटर का 4/1/2 प्लस 2। मतलब इसी को 1 में से क्या कर दो, माइनस कर दो, क्योंकि दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम किसके बराबर होगा 1 के, ठीक है ना। तो ये सब अच्छे लेवल की प्रॉब्लम्स मानी जाती हैं, है ना, इसको ध्यान रखना। चलो वही ये नहीं पढ़ोगे लिखो ना तो ऐसी गलतियां होंगी। परसेंट W/W के लिए ऊपर वेट ऑफ 120 होगा, तो फिर इसलिए कह रहा हूं मत पढ़ो लिखो, ऐसी गलतियां करोगे फिर। और नीचे 1120 इंटू क्या आपका 100, तो वैसे 1200 अपॉन 112, ठीक है। तो एक चीज मैंने आपको, आई हैव गिवन ओनली वन थिंग दैट इज मोलिलिटी, उससे वी कैन कैलकुलेट द मास ऑफ सॉल्यूशन। मैं परसेंट W/W भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगर मैं आपसे मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया बोलता हूँ तो आप उसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का मतलब है ऊपर तो किसके मोल्स आएंगे 2 यूरिया के, नीचे आएगा आपका 2 प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो वाटर है तो 1000 अपॉन 18, तो आप देख सकते हो ये 36 अपॉन 1036, ठीक है ना। अब मैं डायरेक्ट आपको एक और स्पेशल फॉर्मूला बता रहा हूँ कि अगर आपको मोलिलिटी पता है तो आप डायरेक्ट मोल फ्रैक्शन, या मोल फ्रैक्शन पता है तो मोलिलिटी, उसका फॉर्मूला है, दिस इज अगेन, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना। अभी तक सब जगह आपका सॉल्यूट का मोलर मास आ रहा था, इस फॉर्मूले में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट आ रहा है। तो दिस 4 फॉर्मूले जो अभी मैंने आज की क्लास में आपको बताया, ऑल दिस फॉर्मूलास आर वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, है ना। क्योंकि अब देखो इसको अगर आप क्रॉस वेरीफाई करोगे तो मोलिलिटी कितनी दी गई है आपको 1। अगर आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को x मान ले रहे हो तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1 - x, क्योंकि दोनों का सम किसके बराबर होता है 1 के, इंटू 1000, और सॉल्वेंट क्या दिया है मैंने आपको वाटर, मतलब 18, तो यू कैन सी 18 माइनस 18x, नहीं मोल m कितना दिया है मोलिलिटी मैंने आपको 2 दिए ना, है ना, 1 नहीं दिए 2 दिए, तो इस वजह से आपका 2 होगा। तो दैट इज 18 2 जा 36, 36 माइनस 36x इक्वल्स टू 1000x, so you can see x will be equals to 36 upon 1036। तो हर चीजों को दैट्स वाई, है ना, आई एम ट्राइंग टू क्रॉस वेरीफाई कि दिस फॉर्मूला आर इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये हमें याद होना कंपलसरी है, बट अदरवाइज बाय बेसिस डेफिनेशन भी मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। चलो एक और लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 इन बेंजीन, हाँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 इन बेंजीन, है ना। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू थिंक द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ I2 इन बेंजीन। हाँ, I2 इन बेंजीन का मीनिंग पूछ रहा हूँ, आयोडीन का फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हूँ कि I2 होता है। फॉरगेट द वर्ड मोल फ्रैक्शन, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ I2 इन बेंजीन, इस लाइन का क्या मीनिंग आपको समझ में आ रहा है। NaCl इन वाटर बोलता हूँ तो क्या मतलब हो गया, NaCl सॉल्यूट और वाटर सॉल्वेंट। तो ऐसे ही I2 इन बेंजीन बोल दे रहा हूं तो आयोडीन भी नॉन पोलर है, पता ही होगा आपको, बेंजीन भी नॉन पोलर है, ये सब हम बॉन्डिंग में सीखेंगे, दोनों नॉन पोलर हैं आपके, ठीक है ना। और आपको पता होगा लाइक डिजोल्व्स लाइक का कॉन्सेप्ट, नॉन पोलर हमेशा नॉन पोलर को डिजोल्व कर लेता है, तो आयोडीन बेंजीन में डिजोल्व हो जाती है, तो ये मीनिंग था। तो क्वेश्चन है हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 इन बेंजीन इज 0.2, कैलकुलेट मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन।
Calculate molality of solution. Only one data is given in the problem, केवल मोल फ्रैक्शन दिया है, इससे आपको इमीडिएटली अपने सॉल्यूशन की मोलिलिटी निकालनी है. अब इस प्रॉब्लम को आप डायरेक्ट अप्रोच से नहीं कर सकते, सीधे ये फॉर्मूला यूज करो, टाइम लगेगा उसमें. अगर मैंने आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मतलब आयोडीन जो है दे दिया है 0.2, इस फॉर्मूले का यूज करवाने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन ऑटोमेटिकली आपका 0.8 हो गया इंटू 1000 अपॉन एम सॉल्वेंट. सॉल्वेंट आपने बेंजीन लिया है तो 78, तो बस ये आपका 4 हो गया, 4 से ये 250, so that's why our answer will be 250 upon 78. ठीक है ना. So this 5 special formula you have to remember. पहला था, है ना. अब अपना है, बस लास्ट में मैं फिर से लिखा दे रहा हूँ, आप भी हेडिंग डाल लो, स्पेशल फॉर्मूला. ठीक है ना. पहला था जेई मेंस में बोल रहा हूँ मैं, जो AIEEE लेवल की होती है, उसमें ये फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं, कोई मना नहीं है. ठीक है ना. दिस इज फर्स्ट स्पेशल फॉर्मूला, मोलरिटी इक्वल्स टू 10 into % W/V अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, है ना. इनफैक्ट क्वेश्चन किस तरह से आएगा, आपसे बोलेगा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड % W/V, तो अब ब्रैकेट में डाल भी लेना किस फॉर्मूले में किस किस का रिलेशन आ रहा है. तो ये M, कैपिटल M और % W/V के बीच में रिलेशन बता रहा है ना. सेकंड था मोलरिटी बराबर 10 into % W/W इंटू डेंसिटी अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. ठीक है ना. ये आपको बता रहा है रिलेशन बिटवीन कैपिटल M एंड % W/W. ठीक है ना. थर्ड था आपका % W/V इक्वल्स टू % W/W इंटू डेंसिटी. ये आपको रिलेशन बता रहा है बिटवीन % W/V एंड % W/W. फोर्थ स्पेशल फॉर्मूला था M इक्वल्स टू X सॉल्यूट अपॉन X सॉल्वेंट इंटू 1000 बाय M solvent. So this formula is showing you the relation between relationship between capital M and mole fraction. And finally our fifth special formula. बाकी सब आपके डेफिनेशन थे बेटा, वो बेसिक फॉर्मूले थे, ये स्पेशल फॉर्मूले, क्योंकि वो फॉर्मूले नहीं थे, वो बेसिकली डेफिनेशन थी. एंड द लास्ट एंड स्पेशल फॉर्मूला इज अवर मोलरिटी इक्वल्स टू 1000 into capital M molarity upon 1000 into density minus molarity into molar mass of solute. ठीक है. तो this formula shows the relationship between capital M and small m. So these 5 are the special formulas which can be directly asked in JEE Mains. और डायरेक्ट फॉर्मूला ना पूछेगा तो प्रॉब्लम में तो यूज होगा ही, तो आप बेसिक से भी कर सकते हो, बट ये फॉर्मूले याद होंगे तो प्रॉब्लम इमीडिएटली जल्दी हो जाएगी आपकी. ठीक है. दो चीजें और बाकी है हमारा. नेक्स्ट चीज है आपका डाइल्यूशन फॉर्मूला. और नेक्स्ट टर्म इज डाइल्यूशन फॉर्मूला. ना फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डाइल्यूशन. What is the meaning of dilution? है ना, थ्रू वाटर ऐड करके. ना घर में आपने देखा होगा कभी गलती से सब्जी में नमक ज्यादा डल जाता है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा और नमक डालते हैं उसमें, नहीं तो क्या करते हैं, है ना, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के आप उसे फिर से
बॉईल कर देते हो थोड़ी देर, पानी डालते ही क्या होगा, डाइल्यूट हो गया सॉल्यूशन। जो नमक का कंसंट्रेशन ज्यादा था वो पहले से कम हो गया और उसके बॉईल करने से वापस यूनिफॉर्मिटी आ गई। तो डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट ये है कि डाइल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमेशा क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, क्योंकि आप सॉल्यूट नहीं डाल रहे हो, आप डाल रहे हो किसको, सॉल्वेंट को, ठीक है ना। प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वाटर इज नोन एज डाइल्यूशन। अब अगर आपने वाटर डाला तो वाटर डालते ही वॉल्यूम तो क्या हो गया, बढ़ गया। अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो मोलरिटी क्या हो जाएगी, मोलरिटी हाँ कैपिटल एम। क्या सॉल्यूट के मोल्स चेंज हुए हमारे, वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया, तो मोलरिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि मोलरिटी की बेसिक डेफिनेशन थी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बढ़ते ही मोलरिटी क्या हो गई, कम। तो अगर आपसे पूछे कि डाइल्यूशन में क्या क्या होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, तो डाइल्यूशन में वॉल्यूम बढ़ता है, मोलरिटी कम होती है और मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है ना। तो लिख लेना पहले इसमें थोड़ा सा, प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वाटर, प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वाटर इन एनी सॉल्यूशन, process of addition of water in any solution is known as dilution. Process of addition of water in any solution is known as dilution. ठीक है, and in dilution, ठीक है, तो इसको इसी तरह से बॉक्स में लिख लेना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कांस्टेंट होते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज होता है, ठीक है ना। एंड अगर आप मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन की बात करोगे तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन जो होती है आपकी वो डिक्रीज होती है, ठीक है ना। तो ये तीन चीजें होती हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में थ्योरेटिकली पूछ भी सकता है, ठीक है ना। अब हो क्या रहा है भैया, मेरे पास है ना प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वाटर इन एनी सॉल्यूशन, मतलब ऑलरेडी आपके पास क्या है, एक सॉल्यूशन, जिस अगर सॉल्यूशन है तो डेफिनेटली इसकी मोलरिटी और है ना पता होगी आपको, और कितना वॉल्यूम लिया है आपने इस सॉल्यूशन का ये भी पता है। अब आप इसमें क्या कर रहे हो, डाइल्यूट कर रहे हो इसे, मतलब आप क्या कर रहे हो, है ना वॉल्यूम ऑफ वाटर, इसमें वाटर ऐड कर रहे हो, जो भी सॉल्वेंट होगा। अब नॉर्मली कुछ नहीं गिवन है तो सॉल्वेंट हमेशा क्या लेते हैं हम लोग, वाटर लेंगे, ठीक है ना। और मैंने बता ही दिया अगर मल्टीपल कंपोनेंट वाला सॉल्यूशन हो तो उसमें सॉल्वेंट हमेशा एक ही होगा। अगर सॉल्वेंट एथेनॉल है तो फिर एथेनॉल का डालना, ठीक है ना। तो आपने इसमें वाटर डाल दिया, ठीक है ना। अब अगर मैं आपसे पूछूं बिफोर डाइल्यूशन, कि बिफोर डाइल्यूशन क्या क्या है आपके पास, है ना। तो बिफोर डाइल्यूशन आपकी मोलरिटी कितनी है, m1, है ना, वॉल्यूम कितने हैं, है ना, ये मोलरिटी है, ये वॉल्यूम है और ये मोल्स है। मोलरिटी m1 थी, वॉल्यूम v1 था। अगर मैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट पूछूं कितने हैं बिफोर डाइल्यूशन, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मोलरिटी और वॉल्यूम के टर्म्स में, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अगर आपको मोलरिटी और वॉल्यूम पता है तो क्या आप सॉल्यूट के मोल्स निकाल सकते हो, क्या mv, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए मेरे, m1 v1, 1 लगा दो क्योंकि मैंने 1 लिया है ना, आप mv बोल रहे हो, ठीक है। अब आफ्टर डाइल्यूशन अगर मैं बात करता हूं तो आफ्टर डाइल्यूशन क्या हो जाएगा, मैं मान लेता हूं कि मोलरिटी कितनी हो गई, m2 कुछ नहीं, है ना, और ये मुझे डेफिनेटली पता है कि m2 क्या होगा, m1 से छोटा ही होगा। वॉल्यूम कितना हो गया, मैं मान लेता हूं v2, है ना, ये v2 किसके बराबर होगा, v1 प्लस vw, v1 तो था ही आपके पास और vw जो आपने डाल दिया, तो दिस v2 इज इक्वल टू v1 प्लस vw, मतलब v2 क्या हो गया, v1 से बड़ा। अब अगर मैं आपसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पूछूं तो अब सॉल्यूट कितना हो गया मेरे पास, m2v2, वही फॉर्मूला है mv वाला, बस ऊपर 1 नीचे 2 आपने अभी बोला कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होंगे मेरे, कांस्टेंट। तो अगर आपसे डाइल्यूशन फॉर्मूला पूछा जाए, है ना, तो बस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट bd, मतलब बिफोर डाइल्यूशन, शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। इसलिए सीधा सीधा फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, m1v1 इक्वल्स टू m2v2, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है, बुक्स में डायरेक्टली फॉर्मूला गिवन होता है,
मैंने विथ डेरिवेशन समझा दिया है पूरा कि जब भी डाइल्यूशन की बात आए या पानी की बात आए कि कितना पानी डालें या कितना पानी निकालें, ठीक है ना, मोलरिटी ताकि इतने से इतना हो जाए, वहां पर बस एक यूनिवर्सल फॉर्मूला आपका लगेगा M1V1 इक्वल्स टू M2V2।